अगली वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर श्रावणी भट्टाचार्य जी को, स्टेला मॉरिस कॉलेज तमिलनाडु से। मंच को नमस्कार, सभा को नमस्कार। मैं मूलतः बंगाल से हूँ, चेन्नई में पढ़ाई की है और तमिल के साथ हिंदी मिलकर हिंदी का कार्य कर रही हूँ। मेरा विषय है, पहले तो एल्लारुकुम वणक्कम, यानी आप सबको नमस्कार तमिल में जी। दक्षिण, आप सबको मालूम होगा, मेरा विषय है तमिलनाडु में हिंदी भाषा, साहित्य, हिंदी शिक्षण और हिंदी का प्रचार। विषय बहुत बड़ा है। सर ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया है कि 5 से 6 मिनट में बात को समाप्त किया जाए। मैं कोशिश करूंगी, अगर एक आध मिनट ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहूंगी सर। मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहती। आप सबको मालूम है कि तमिलनाडु में हिंदी में राजनीतिक विरोध पहले भी था, अभी भी है राजनीतिक विरोध। मैं आम जनता की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक कि 1965 में हिंदी की बहुत सी किताबों को जला दिया गया था और बहुत मुश्किलों से, इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि तमिल भाषी हिंदी प्रेमियों के सहयोग से स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन कुछ साल पहले राज्य सरकार के प्राइवेट स्कूलों से भी हिंदी को हटा दिया गया है और वो अब तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कॉलेजों में हम लोग हिंदी फाउंडेशन कोर्स यानी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। पहली भाषा अंग्रेजी है, द्वितीय भाषा के रूप में आप तमिल, संस्कृत, हिंदी या फ्रेंच में से कुछ ले सकते हो। और मेरा प्रश्न सुधीजनों से ये है कि अगर तृतीय भाषा के रूप में बच्चे हिंदी पढ़कर आए तो द्वितीय भाषा के रूप में फ्यूचर में, भविष्य में हम कैसे द्वितीय भाषा के रूप में उसको पढ़ाएंगे। लेकिन एक आशा की किरण नज़र आई है। पिछले 1-2 महीनों में हुआ ये है कि अप्रवासी भारतीय NRIs के दबाव में आकर राज्य सरकार ने फिर से हिंदी में को स्कूलों में लागू करने की बात कही है द्वितीय भाषा के रूप में। विचार है, अभी तक उसका बिल पास नहीं हुआ है, विचार चल रहा है, NRI का दबाव है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको ये बात भी बता दूं कि मद्रास विश्वविद्यालय में हिंदी का विभाग है, MA, MPhil और PhD की पढ़ाई होती है, किंतु छात्र संख्या कुछ कम है। इसके विपरीत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा टी नगर चेन्नई में इस साल का अगर आपको सांख्यिकी का बता दूं तो प्रथम और द्वितीय वर्ष मिलाकर, मैंने डॉक्टर संजय मदार से बात की जो वहाँ के विभाग अध्यक्ष है, 60 के करीब छात्र छात्राएं हैं। चिदम्बरम स्थित अन्नामलाई विश्वविद्यालय में हिंदी का डॉक्टर कामकोटी उधर से है, वहाँ पे भी हिंदी का शोध का कार्य चलता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तिरुवायूर में भी हिंदी का बहुत बड़ा विभाग है। चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज है जो एकमात्र महाविद्यालय है जहाँ पे कि BA के स्तर पर, स्नातक स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति और आम लोगों का चिंतन अलग है। इससे यह बात सिद्ध होता है कि तमिलनाडु की आम जनता हिंदी के पक्ष में है और हिंदी सीखना चाहती है। ज़रूरी यह है कि हिंदी को पेट की भाषा, कोट अनकोट, पेट की भाषा बनाई जाए। महामहिम गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जब हमारे स्टेला मॉरिस कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बनकर आई थी तो उन्होंने हिंदी को पेट की भाषा यानी रोजगार की भाषा के बनाने पर जोर दिया था। और ये बहुत ज़रूरी है। हम जब तक हिंदी को रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे हम उसमें आगे नहीं ले जा सकते। क्योंकि इंजीनियरिंग, मेडिसिन में बच्चे क्यों जा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। सच बात यही है, हमको भी हिंदी को रोजगार के साथ जोड़ना होगा। दूसरी बात, हमारे मन में ये धारणा बैठी हुई है कि हिंदी तमिलनाडु में बोली नहीं जाती, हिंदी के संदर्भ में काम नहीं होता। मैं ये धारणा दूर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप अनुवाद का संदर्भ लें, मौलिक लेखन का संदर्भ लें
और इतना आसान नहीं है सर तमिल भाषियों द्वारा हिंदी सीखकर हिंदी में सृजनात्मक लेखन करना, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया है। इस बात की वाहवाही उनको देनी पड़ेगी। धन्यवाद। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लेखकों द्वारा मौलिक लेखन, मैं कविता और उपन्यास इन दो विधाओं पर लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। तमिल भाषी हिंदी लेखकों में कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तमिल भाषी हिंदी कवियों में डॉक्टर शंकर राजू नायडू, स्वर्गीय डॉक्टर एन सुंदरम, उन्होंने बहुत काम किया है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्ण मुदलियर, तुलसी जयरामन, सुमित्रन, डॉक्टर वसंता, डॉक्टर टी.ए. राघवन, सुब्रमण्यम विष्णुप्रिया, डॉक्टर एम शेषन, वो आने वाले थे, शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, शौरी राजन, पी.के. बालसुब्रमण्यम, टी.वी. कृष्णन, ना पार्थसारथी, डॉक्टर कमला विश्वनाथन, वो हमारे कॉलेज की वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं, अभी भी हैं, और हिंदी तमिल भाषी हैं और हिंदी का काम कर रही हैं। मैं बता दूं ये सारे तमिल भाषी है। तमिलनाडु में रहकर जहाँ एनवायरनमेंट जो है वो हिंदी का नहीं है, उन्होंने हिंदी सीखी है, तो इस बात की वाहवाही कृपया उन्हें दीजिएगा। और डॉक्टर शंकर राजू नायडू जो थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। उनने मौलिक रूप में हिंदी की कविताएं लिखी है। गीतोपहार उनका पहला काव्य संग्रह निकला था। कवि देश प्रेम की बात करते हुए कहते हैं कि जब तक ना खत्म हो झगड़े, जब तक ना खत्म हो झगड़े जाति धर्म के सारे, शांति किरण की सुस्मित रेखा कैसे खींचे कहाँ रे, शांति किरण की सुस्मित रेखा कैसे खींचे कहाँ रे। इस तरह बहुत से कवि हैं, कवयित्री हैं। मैं कमला विश्वनाथन मैडम की बात करना चाहूँगी। वो अस्वस्थ हैं, उनके पति अस्वस्थ हैं, फिर भी वो हिंदी के काम में लगी हुई हैं बसंत नगर में। और उनकी एक राष्ट्रीयता के स्वर वाली कविता देखिए कि स्वप्त स्वर्णिम आभा का उपहार, स्वप्त स्वर्णिम आभा का उपहार, उषा का विहंसता हीरक हार, देता मही को नव परिवेश, मेरा देश मेरा देश। सुलगती अशांति हिंसा रक्तपात, भौतिकता से आक्रांत विक्षिप्त नर, फैली अत्याचार अनाचार की दुर्गंध, विलुप्त शांति की सुगंध, बिटाकर व्यम का तंब पूंज, करता उषा का पुनः आगमन, देता मही को नव परिवेश, मेरा देश मेरा देश। तमिलनाडु की हिंदी कविता है सर। तमिलनाडु में आइए, वहाँ भी ये आयोजन कीजिए तो पता चलेगा आम जनता हिंदी से कितना प्यार करती है। अनुवादों की संख्या तो बहुत बड़ी है। मैं कुछ नाम लूँगी, सारों को मैं समेट नहीं पाऊँगी। विलीनाथन, शंकर राजू नायडू, तुलसी जयरामन, पी जयरामन, शौरी राजन, पी.के. बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर एम शेषन, डॉक्टर एन सुंदरम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर शंकर राजू नायडू ने तमिल के कंब रामायण का अनुवाद की बात कल चल रही थी। हमारे महामहिम जी ने अनुवाद पर महत्व दिया था। हम जब तक, सर थोड़ी देर का समय चाहूँगी, कि हम जब तक अपने क्षेत्र के कल्चर को, संस्कृति को, भाषा को अनुवाद के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो काम सिद्ध नहीं होगा। वो काम इन्होंने किया है। कंब रामायण शिल्प अधिकारम का औपन्यासिक आधार पर ढंग से नूपुर गाथा हिंदी अनुवाद किया। डॉक्टर सुंदरम ने तमिल के राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारत की कविताओं का हिंदी की राष्ट्रीय कविता के नाम से अनुवाद किया। यहाँ और एक बात बता दूँ, आनंदी रामनाथन जी ने हमारे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके के नेता कलिंगर करुणानिधि की कविता का हिंदू अनुवाद जीवन के पथ पर किया है। देखिएगा, दो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि क्रांति हो कहीं तो भीतर मन में, संघर्ष हो कहीं तो अंतस्थल में, उत्थान उठे तो लेखन में बातों में, चिंतन प्रवृत्त हो समता लाने में, यह रुख रहा होता तो कब का आ चुका होता उन्नत स्वर्गयुग नवयुग। बहुत धन्यवाद। मैं अनुवाद की बात पर और नहीं जाऊंगी। पत्र पत्रिकाएं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, तमिलनाडु में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। मुख्य पत्रिका है हिंदी समाचार, दक्षिण भारत सभा की ओर से निकलने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। साथ ही डॉक्टर दिलीप सिंह जो
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुल सचिव थे, उनकी अगुवाई में बहुव्रीहि नामक साहित्यिक पत्रिका निकलती है। डॉक्टर शरद रामदेव सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनके संपादन में दक्षिण की रौनक वहाँ से निकलती है। साथ में आपने श्रीमती शिवशंकरी का नाम सुना होगा। शिवशंकरी जी बहुत बड़ी तमिल की साहित्यकार हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। उन्होंने देश की समस्त भाषाओं के साहित्यकारों की विशिष्ट रचनाओं का तमिल और हिंदी में अनुवाद करके उसको प्रकाशित किया। ये उनका किताब का नाम है निट इंडिया थ्रू लिटरेचर। ये काम बहुत बृहद स्तर पर हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमिल की भूमि पर तमिल और हिंदी को हम साथ लेकर चलने वाले हैं। मैं इस मंच से हमारे स्वर्गीय गुरुवर डॉक्टर मधु धवन को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। 26 जून को उनका निधन हो गया। उन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया है। तमिलनाडु हिंदी साहित्यिक अकादमी की वो महासचिव थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उनके निदर्शन में हुआ था। हम स्टेला मारिस कॉलेज में 200 से करीब बच्चियां फाउंडेशन हिंदी पढ़ती हैं। हम लोग जनरल इलेक्टिव चलाते हैं जहाँ पे कि तमिल बच्चियां हिंदी, स्पोकन हिंदी और हिंदी फॉर बिगिनर्स सीखती हैं। और इस साल हमने सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी चालू किया है, जिसमें बच्चियां 3000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर हिंदी सीखने के लिए आती हैं। कहने का मतलब है, अगर हम अपनी शिक्षण पद्धति में थोड़ा बदलाव लाएं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में हम सक्षम हो तो काम हो सकता है। हमें हमेशा अ से आम और ई से इमली वाले तरीके को शायद नहीं अपनाना चाहिए। हर बच्चे की सृजनात्मकता अलग अलग है, उस सृजनात्मकता को ध्यान में देना चाहिए। मैंने अपने कॉलेज में गीति नाट्य, नुक्कड़ नाटक, पब्लिक स्पीकिंग, न्यूज़ रीडिंग को शामिल किया है। अतः मैं कहना चाहती हूँ वाणी को विराम देने से पहले कि हम सबकी चिंतन प्रक्रिया एक है, सोच एक है, तो भाषा के संदर्भ में ये वैमनस्य क्यों हो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। बंगाल के श्री द्विजेंद्र लाल राय ने कहा था, धन्य धान्य पुष्पे भरा आमादेर এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশক সকল দেশের সেরা, সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। उसी तरह तमिल के राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा है, चिंतन सबकी एक है, मुप्पद कोड़ी मुगल उड़याल उयर मईपुर मोंट उड़याल अवल चेप पत्ती नेड उड़याल एनिल सिंध ने युवंडर उड़याल। नमस्ते। धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर मैं डॉक्टर रवि कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं। रवि कुमार जी आएँ और अपनी बात संक्षिप्त में रखने की कोशिश करें। मंच पर उपस्थित दिग्गज और मंच के सामने बैठे हुए गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से हूँ। मेरी मातृभाषा तेलुगु है। आज मुझे एक बात मैंने बहुत खुशी लग रही है कि मैं सुनने के लिए आया था, कुछ कहने का अवसर मुझे मिला इस मंच से। लोग मुझे कहते थे हैदराबाद में, जब मैं सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पढ़ रहा था और एमए कर रहा था, लोग हिंदी पढ़कर क्या करोगे आप, लोग कहते थे। लेकिन हिंदी परिवार इतना बड़ा है, मैं तो एकदम जैसा कि जितना पा चुका हूं उतना केवल हिंदी से ही पा चुका हूं, केवल हिंदी से। मेरी एक मिनट मेरी पर्सनल की जो बात बता रहा हूं, मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय से अखिल भारत विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष था। मैं लगभग 6 साल काम कर चुका हूं। सरराव साहब ने बताए थे, वहां पर तेलंगाना एजिटेशन में 21-22 दिन में जेल में रह चुका हूं एजिटेशन के बारे में, उसके लिए कि मुझे एक नाम दिया हिंदी ने यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। अगर मुझे लोग पहचानते हैं तो हिंदी के माध्यम से पहचानते हैं। रवि सर ने रवि हिंदी डिपार्टमेंट बोलते हैं मुझे। बहुत खुशी हो रही है, मैं इस मंच से आपको ये बात सुनवा रहा हूं। लेकिन एक मुख्य विषय मेरी जो
आज का विषय है तेलंगाना में हिंदी की जो स्थिति है। हमारे पास जो 6वीं से ले से हिंदी शुरू होता है 10वीं तक, इसकी स्थिति कैसी है बोलता हूं, हम लोगों को जो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं वो हिंदी पंडित कहलाते हैं तेलंगाना में, जो हिंदी को पढ़ाते हैं। सभी विषयों को 35 अंक अगर पास होने का है तो हिंदी को 21 अंक आए तो पास कर देते हैं हमारे पास, क्योंकि लोग समझते हैं हिंदी बहुत वजन होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। जब हम 11वीं 12वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो हम छात्रों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते हिंदी सेकेंड लैंग्वेज लेने के लिए, क्योंकि द्वितीय भाषा है अपने पास। वो लोगों को हम मनाते हैं, आओ जैसा कि तुम लोगों को हम हर विषय पर हम बोधन करेंगे, और उसके हिसाब से कम 200 बच्चे अगर एडमिशन लिए तो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 20 लोग भी हिंदी नहीं आते स्टूडेंट हमारे पास। बहुत प्रयास करते, बहुत कोशिश करते, और ये भी एक कारण है कि हमारे पास सरकार से कोई मदद नहीं मिलता तेलंगाना राष्ट्र में हिंदी को। जब दिसंबर 15, 16, 17, 18 तारीख वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हुआ था तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक घोषणा की थी, अगर इस धरती पे अर्थात तेलंगाना की धरती पे रहना है तो 1 to 12th कंपलसरी तेलुगु पढ़ना है, तेलुगु सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। वो कंपलसरी सब्जेक्ट ऑप्शनल से निकाल दे के जैसा कि कंपलसरी सब्जेक्ट रख दिया वहां पर आप। लेकिन जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लेते थे, इधर तेलुगु और हिंदी और उर्दू संस्कृत, जब 6 सब्जेक्ट में हिंदी तेलुगु जैसा कि पक्का लेना चाहिए तो हिंदी की स्थिति क्या होगी वो हमें पता नहीं चल रहा। मैं क्यों आपको ये सुना रहा हूं बोलता हूं, आप लोगों की सहायता हमें चाहिए। अगर हिंदी सेकेंड लैंग्वेज जो छात्र पढ़ेंगे तो ही डिग्री में वो लोग आएंगे, बाद में एमए करेंगे, लेकिन वो 10th में रुक जाएंगे, इंटरमीडिएट में कोई आएंगे नहीं, तो हमारे पास हिंदी जैसा कि सेकेंड लैंग्वेज रूप में वो समाप्त हो जाएगा। मेरे विचार है, मेरे पर्सनल विचार है। इसलिए आप, मेरी निवेदन है आपसे कि आप हमारी सहायता करें कि हम आगे बढ़ने में, क्योंकि मैं पर्सनल व्यक्तिगत बात आपको जैसा कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मैं दिसंबर 2 को एजुकेशन मिनिस्टर से मैं मिला था। सर आप तेलुगु को कंपलसरी जो भाषा के रूप में रख दिया है 1 to 12th, फिर हिंदी की स्थिति क्या होगी? तो वो कह रहे थे मुझे, आप हिंदी पढ़ा के क्या करोगे? एक एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते कड़ियम श्रीहरि साहब ने, हम सब हिंदी वाले मिलके उनके विरोध में लड़ रहे हैं, और हम लोगों को डॉक्टर सरराजू सर की जो प्रोफेसर, उनकी भी हमारी सहायता चाहिए। हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं, 2012 से अब तक रिक्रूटमेंट नहीं है सर हमारे पास। हिंदी के टीचर्स की रिक्रूटमेंट नियुक्ति नहीं है, कॉलेजों में नहीं है। अगर 1000 पोस्ट गिरेंगे तो जनरल में 3 या 4 पोस्ट हिंदी के रहेंगे उसमें, तो लोग हिंदी पढ़ने के लिए डर रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास। आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़े वहां पर। सरकार की जो नीति है हमारे पास, एक उठाए और एक दूसरे को गिरा दे वहां पर। हम कुछ जैसा बच्चों छात्रों को ढूंढ ले रहे हैं, तो वो नौबत से हम हट जाएं कि अपने आप खुद छात्र अगर पढ़ने के लिए उत्साह बताए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट है तो अगर नौकरी मिलेंगे तो वो लोग हिंदी पढ़ेंगे। और स्थिति क्या है, जब 6th लेके 10th तक, 6वीं कक्षा से 10वीं तक हमारे पास नियुक्ति जो पंडित बोलते हैं, तेलुगु को अलग स्तर से देखते हैं और हिंदी के टीचर को अलग स्तर से देखते हैं। तेलुगु में ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो 6वीं से लेकर 7वीं 8वीं तक पढ़ाते हैं उसे ग्रेड 2 कहते हैं, और 9वीं 10वीं जो पढ़ाते हैं उनको ग्रेड 1 पंडित कहते हैं, हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। लेकिन हिंदी को ऐसा नहीं देखते, ग्रेड 1 पढ़ाने वाला और ग्रेड 2 पढ़ाने सब एक ही है हमारे पास। तो उसीलिए यहां पर मेरे कहने का जो मकसद क्या है, बहुत सारे लोग प्रोफेसर्स उपस्थित हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, क्यों कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी की भी रखने की कोशिश करिए आप।
12th क्लास तक, जैसा कि 1 to 12 तक तेलुगु कंपलसरी लैंग्वेज बनाए। अब अगले साल से ये 2018-19 से ये लागू हो रहा है हमारे पास। फिर हिंदी की स्थिति क्या होगी, एक बार सोचिए और सुझाव भी दीजिए। हम लड़ने के लिए तैयार है तेलंगाना सरकार से, हम आपकी एडवाइस मुझे चाहिए। तो मैं डिग्री कॉलेज का अध्यापक हूं, मैं खुश हूं, लेकिन आगे वाले आने वाले पीढ़ी के लिए, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए मौका दीजिए। मैं सरकारी कॉलेज का लेक्चरर हूं, उसके साथ साथ मैं संस्थाएं चलाता हूं। असिता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारे हैदराबाद में मेरे ही है, उसका चेयरमैन हूं मैं। लेकिन भाषा के लिए कोशिश करता हूं, इसके उत्थान के लिए। और मेरा सब्जेक्ट भी वही था। एक्चुअली तेलंगाना में हिंदी शिक्षण की जो स्थिति थी, ये स्थिति है हमारी। आगे जाकर अब 5-6 साल में अगर यही कंपलसरी तेलुगु अगर पढ़ा जाएंगे तो हिंदी के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, हिंदी भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार और हमारी सहायता कीजिए, हिंदी बचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रवि कुमार जी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हमारे बीच थे, अपनी बात रखी हिंदी के विकास के बारे में। अगली वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रजिया बेगम को, SRM यूनिवर्सिटी से हैं, हिंदी में सहायक प्रोफेसर। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ क्या बोलूँ यही सोच रही थी, इसी कश्मकश में थी जब से कि क्या कहूँ, क्योंकि मेरे से पहले जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो विद्वज्जन जिन्हें मैं मानती हूँ, उन्होंने हर एक पॉइंट में अपनी अपनी बातें रख दी। अच्युतन सर से कल ही मेरी मुलाकात हुई तो मैं उसी समय बोल चुकी थी, सर मैं तो यहाँ आई हूँ सिर्फ आप सबको सुनने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं विद्वानों को सुनती हूँ, जब अपने साथ में और जो हमारे विद्वज्जन बैठे होते हैं उनको सुनना अच्छा लगता है। और उसी सुनने में मैंने जो तैयार किया था सब कुछ चला गया दिमाग से। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि तमिलनाडु में मैं अभी 10 साल से ही हूँ। वैसे मेरा घर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और मैं शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बाबूलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर सूफिया यास्मीन यहाँ पर जहाँ भी हो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इस महाकुंभ का जो आयोजन है, जिन्होंने इतने अच्छे से मतलब सारी सीमाओं को तोड़ते हुए यहाँ पर एक महाकुंभ का मेला लगा दिया है और हर क्षेत्रों से जो है यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, हर भाषा भाषी के लोग, किसी में कोई गुटबाजी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये गुटबाजी बहुत होता है हिंदी में, खासकर कि आप हमारी संस्था के नाम और जो अन्य लोग जो हैं उनकी संस्था का नाम ये जो है नहीं लिया जाता है। तमिलनाडु में ही एक पत्रिका निकलती है, हमारे साथ नीरज जी बैठे हुए हैं, अग्रधारा, पिछले 5 वर्षों से निकल रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अभी तमिलनाडु से नहीं है, बिहार आरा से हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं सृजन लोक के संपादक या आप समझ लीजिए संस्थापक, यहाँ तमिलनाडु में आकर 3 साल से काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। अगर स्वार्थ वाली चीज़ अगर हम अपने भीतर से निकाल देंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलना चाहिए, हम हिंदी के लिए क्या करें या हिंदी के लिए हमारी क्या योजना है या हम हिंदी को किस तरह से आगे लेकर आएं, ये हमारी सोच नहीं है। अगर ये सोच हमारे दिमाग में अगर हम बिठा लेते हैं कि हमें हिंदी के लिए क्या करना है, हम निस्वार्थ भाव से हिंदी के लिए करेंगे। हम में से ऐसे बहुत से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विद्वज्जन वहाँ बैठे हुए हैं, सुनने का मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनूंगी। तो वहाँ पर जो विद्वज्जन बैठे हैं हम उनको सुनना चाहेंगे क्योंकि उनको हिंदी से प्रेम है और ये संस्था इतना बड़ा जो आयोजन कर रही है उनको भी हिंदी से प्रेम है। हिंदी जो प्रेम है वो हमारे अंदर से भीतर से होना चाहिए। एक छोटी सी घटना, जब मैं 12वीं कक्षा पास की तो मुझे लगता है कि हर घर में समस्याएं होती हैं कि आप कौन से विषय को लेकर पढ़ेंगे। तो वैसे ही समस्याएं मेरे घर पर भी उत्पन्न हुई।
क्या हिंदी लोगी, तुम्हें कौन सी नौकरी मिल जाएगी और तुम कौन से आगे अपना उत्थान कर लोगी। तो मुझे अपने आप को बनाना था और मैंने ये मतलब अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया कि कोई भाषा छोटी नहीं होती है, मानसिकता छोटी होती है, हमारी सोच छोटी होती है। अगर हमारी सोच, हमारी मानसिकता में ये आ जाए कि नहीं, हम हिंदी प्रेमी हैं, भाषा हमारी कोई भी, हमारी मातृभाषा से तो हम प्रेम करते हैं क्योंकि जब दर्द होता है तो वो मातृभाषा में ही जो है अभिव्यक्त होता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो है अपने हिंदी प्रेम को छोड़ दें, जो हमारे राष्ट्र को अखंड भारत बनाने के लिए जो इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। और तमिलनाडु में भी गांधी जी द्वारा जो है इसको प्रचार प्रसार किया गया, उनके बेटे द्वारा जो है इनका प्रचार प्रसार हुआ। और आपको बता दूं, वहाँ से निकलते हुए एक मुस्लिम परिवार जो है, मेरा नाम डॉक्टर रज़िया है और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मुझे जाति, भाषा, धर्म इन सब से अलग होकर मेरा एक ही सोच है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं और हम सब की एक भाषा है और वो भाषा हिंदी है और उसी भाषा को हमें लेकर चलना है और उसी प्रेम को लेकर चलना है। और आज जब हम यहाँ शामिल हुए हैं तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा और ये कार्यक्रम जो है आगे और भी जो है ऐसे हम सम्मेलन कराएं। आप सबकी दुआ, आप सबके आशीर्वाद और आप सबको सुनने के बाद बहुत कुछ जो हमें मिलेगा उसको लेकर, इसलिए जो विद्यार्थी बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी, कोई भाषा छोटी नहीं होती है और भाषा छोटी आपकी सोच, जैसे अंग्रेजी है तो वो हम बोलने में चाहे हम टूटी फूटी बोले, हमारे साथ बच्चे हैं वो टूटी फूटी बोलेंगे लेकिन वो फ़क्र महसूस करते हैं। जिस दिन हम अंग्रेजी को मजबूरी में बोलेंगे और हिंदी को हम फ़क्र से बोलेंगे, समझ लेना उस दिन जो है हमारी भाषा की उत्पत्ति होगी और हमारी भाषा का विकास होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। हिंदी जन जन तक फैलाएं, ये हमारा नारा है, हमारी पत्रिका है। यहाँ पत्रिका का प्रचार प्रसार करने नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी एक पत्रिका है जो युवाओं के लिए है, जो विद्यार्थियों के लिए है, जो शोधार्थियों के लिए है। तो आप सब सामने आए, आज हम यहाँ बैठे हैं, आप सब यहाँ पर हैं, तो इसलिए आप सबको कहना चाहूँगी कि एक ऐसी पत्रिका है जिसमें हम विद्यार्थियों को आगे लाना चाहते हैं और विद्यार्थियों को मंच देना चाहते हैं। आप चित्रकारी भेजें, फोटोग्राफी भेजें या अपनी रचनाएं भेजें। आपको एक मंच जो है सृजन लोक प्रकाशन के संस्थापक जो है वो दे रहे हैं, युवा सृजन नाम से निकल रहा है, आप सब मिलिए और उसका मेल ID लेकर आप सब भेजें और मुझे अच्छा लगेगा आप सबके बीच में, आप सब गुरुजनों के बीच में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आपके सामने कुछ चंद शब्द जो रखने की हिमाकत की हूँ, उसके लिए बड़ा बड़ा आभार, आप सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ मैं आप सबको। और मैं यहाँ से अभी जाती हूँ क्योंकि समय भी हो गया होगा, तो मैं अभी धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच बड़े विद्वान डॉक्टर M. गोविंदराजन जी हैं। गोविंदराजन जी नहीं है क्या? नहीं है। हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश गुप्त नीरज जी। नीरज जी अग्रधारा का संपादन करते हैं, बड़े अच्छे गीतकार हैं और हिंदी के लिए बहुत लगातार काम करते हैं और तमिलनाडु में हिंदी में एक मासिक पत्रिका जो इनकी है 5-6 वर्षों से लगातार आ रही है, सबके पास वो पहुंचती है। और मैं नीरज जी नमस्ते। आदरणीय मंच पर उपस्थित सम्माननीय विद्वानजनों और व्याख्यागार में उपस्थित विद्वजनों, छात्रगणों, आप सभी को नमस्कार, वणक्कम। वैसे तो तमिलनाडु के बारे में मेरे से पहले 2 विद्वान अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। कामकोटी जी ने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की कि तमिलनाडु का अतीत क्या है। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर विचार करते हुए फिर जो बात रिजा जी ने उठाई है या हमारी श्रावणी पांडा जी ने उठाई है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तमिलनाडु को एक ऐसा राज्य है जिसको हिंदी के विरोध का गढ़ माना जाता है, लेकिन यदि हम इसके इतिहास पर गौर करें तो 1918 में CP रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में
डॉक्टर एनी बेसेंट ने हिंदी प्रचार का श्री गणेश किया था और 1937-38 में श्री सी राजगोपालाचार्य ने मद्रास में हिंदी विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य रूप से घोषित किया था और पढ़ाई भी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए यह राजनीतिक रूप से तमिलनाडु में उस समय तीसरे चौथे दशक के अंदर जो राज्य शासन पद्धति थी उसके अंदर ब्राह्मणों का बोलबाला था और ब्राह्मण वर्ग ही शासन पे छाया हुआ था। जो ब्राह्मण वर्ग था उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनके विकास का ध्यान नहीं किया जाता था। तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो गई और तब एक वर्ग पैदा हुआ और एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसको द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के नाम से कहा जाता है। इसके सूत्रधार जनकधार अन्नादुरै थे और उसके पहले ईवी पेरियार जी थे। पेरियार जी के घर पर ही ईरोड के अंदर हिंदी विद्यालय प्रचारक का शुभारंभ भी किया गया था। तो आप सोचिए जिन लोगों ने हिंदी विद्यालय के चालू करने के लिए प्रयास किए, प्रचारक विद्यालयों का शुभारंभ किया, वे ही अचानक क्यों हिंदी के विरोध में खड़े हो गए। उसके पीछे यही दो कारण थे, एक तो ब्राह्मण अब्राह्मण के बीच में असंतोष, दूसरा तमिलनाडु में अप्रवासी भारतीय बहुत ज़्यादा हैं, राजस्थान गुजरात आदि प्रदेशों से। वे यहाँ व्यापार के सिलसिले में आए। उन्होंने मतलब इस दल ने आर्य और अनार्य के रूप में भी उसको प्रचारित करके जो प्रवासी भारतीय थे उनको आर्य रूप दिया और यहाँ के लोगों को अनार्य रूप से सिद्ध करके उसके विरुद्ध इन्होंने एक आवाज़ उठाई। इस प्रकार हिंदी का विरोध चालू हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब 1963 के अंदर संविधान की धारा में जो हिंदी को मान्यता दी गई थी उसके लिए जब प्रयास किए गए तो यहाँ पर 1965 में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। उस समय इन द्रविड़ दलों ने अपनी शक्ति दिखाई और ये लोग सत्ता में आ गए, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री अन्नादुरै बने और उस काल से लेकर आज तक तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का ही राज्य चलता है, चाहे वह डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो। तो ये तो एक इतिहास अतीत की बात है। अब आज हम यदि छठे सातवें दशक आठवें दशक के अंदर देखते हैं तो हिंदी का बहुत विकास हुआ है। अभी श्रावणी पाणा जी ने एक बात कही कि अभी यहाँ की सरकार जो है हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में चालू करने पर विचार कर रही है। शायद श्रावणी पाणा जी ने आधी अधूरी बात आपको बताई। 10 साल पहले ही तमिलनाडु में अंदर जब डीएमके सरकार थी उन्होंने एक नियम पारित किया कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक स्नेह हिंदी की जगह पर जब जो भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी हिंदी, उसके स्थान पर तमिल को लेके आ गए। किसी ने विरोध नहीं किया। इवन मैं बहुत सारी सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने तमिलनाडु के अंदर हमारे 2-3 विद्यालय चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, कुछ विद्यालयों का मैं संस्थापक सेक्रेटरी भी रहा हूँ और हमारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं। अग्रवाल सभा है, बहुत बड़ी सभा है जो बहुत कार्य कर रही है हिंदी के लिए, उसकी पत्रिका भी निकलती है और हम लोग समय समय के ऊपर छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। कवि सम्मेलन है, स्पर्धा है, इस प्रकार के। एक और योजना हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के चालू की। आज उस योजना को 25 वर्ष होने को आ रहे हैं। उस योजना का नाम है कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी क्या है? तमिलनाडु में जितने भी विद्यालय हैं हम उनके छात्रों को, चाहे वे हिंदी भाषी हों चाहे वे हिंदीतर भाषी हों, उन सबों को हमारे अग्रवाल विद्यालय में हम एकत्रित करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि वे हिंदी के अंदर कविता या कहानी का सृजन करें। करीब आप यकीन नहीं मानेंगे कि 600 से 700 बच्चे प्रति वर्ष इस योजना में भाग लेते हैं
उसके अंदर तमिल, तेलुगु, मलयाली सभी भाषाओं के बच्चे होते हैं और हिंदी भाषा के अंदर एक सृजन करते हैं। उस सृजन के पश्चात हम उनकी रचनाओं का चयन करते हैं और फिर उसको एक पुस्तक का रूप देते हैं, जिस पुस्तक का नाम है कच्ची मिट्टी, जो आपके अवलोकनाथ में लेकर के आया हूँ। ये पुस्तक है, ये इसका 23वां अंक है और 24वां अंक निकलने वाला है। तो मेरा निवेदन ये है कि जितने दूसरे अन्य प्रांत हैं वहाँ पर भी जो आपकी समस्या है हिंदी के प्रति, तो देखिए आज की युवा पीढ़ी जो है जब तक आगे नहीं आएगी भाषा का विकास नहीं होगा। तो छात्रा वर्ग ऐसा वर्ग है जहाँ आप अपनी भाषा या उनको भाषा के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी योजना है, मेरे ख्याल से भारत सरकार के सहयोग से हम लोग चला रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में ये योजना और कहीं नहीं है सिवाय तमिलनाडु के। तो आप आंध्रा के अंदर, कर्नाटक के अंदर भी इस योजना को चालू कर सकते हैं और वहाँ के बच्चों को मौलिक सृजन के लिए प्रेरित करके उनसे हिंदी भाषा में सृजन करा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे अभी सावनी पांडा जी ने कहा भाषा के बारे में और तमिलनाडु सरकार जो सोच रही है द्वितीय भाषा के रूप में, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली जो एसोसिएशन तमिलनाडु में है, और जिस समय सरकार ने इस नियम को, कानून को पारित किया था, हम लोगों ने एक लैंग्वेज माइनॉरिटी फोरम की स्थापना की और उसके अंतर्गत हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि पिछले वर्ष हाई कोर्ट ने हमको जजमेंट दिया, क्योंकि जो बच्चे 10वीं क्लास में पहुँचे वे तमिल में एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे क्योंकि तमिल उन्होंने पढ़ी नहीं थी। तो हाई कोर्ट से हमने जजमेंट दिलाया कि इस साल 10वीं क्लास के बच्चों को तमिल की परीक्षा नहीं दी जाएगी और वो जैसे पढ़ते लिखते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन हमारी फाइटिंग, हमारा संघर्ष अभी जारी है। और जैसा अभी सावनी पांडा जी ने कहा, हो सकता है, मुझे कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली सरकार इस दिशा के अंदर दोबारा जो पुराना नियम था कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को फिर से ले आए। तो ये एक दूसरा कार्य हम लोग जो कर रहे हैं वहाँ के अंदर। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि गैर सरकारी संगठन बहुत कार्य कर रहे हैं हिंदी के लिए तमिलनाडु के अंदर। उसके अंदर तमिलनाडु हिंदी साहित्यिक अकादमी भी है, अनुभूति है, साहित्य अनुशीलन समिति है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समय समय के ऊपर साहित्य के लिए कार्य करती हैं और जनमानस के लिए कार्य करती हैं, उनके अंदर बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हिंदी का बहुत सारे कार्य तमिलनाडु में गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, यद्यपि राजनीतिक स्तर पर हिंदी का विरोध है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ये हिंदी का विरोध अधिक दिन तक चल नहीं सकता है। हम लोग जब पिछली बार शिक्षा मंत्री से मिले थे, उनको ये बात भी हमने बताई और उन्होंने एग्री भी किया कि जब आप निवेश की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके तमिलनाडु में आएँ, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इंजीनियर हैं, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे सब बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से। वे हिंदी बोलते हैं, वो यहाँ पर क्यों आएंगे? उनके परिवार को हिंदी पढ़नी है। यदि आप हिंदी नहीं पढ़ाएंगे तो आपका निवेश नहीं होगा। और उनको ये बात समझ में आई है और वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो निवेश की जैसे अभी का बात भी की गई कि रोज़गार, हिंदी रोज़गार की भाषा बन रही है, हिंदी निवेश की भाषा बन रही है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं वे सब हिंदी जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि जैसे अभी श्रेयांश जी ने कहा बाजारवाद का ज़माना है। उनको यदि अपना उत्पाद बेचना है तो हिंदी में लिखना ही पड़ेगा, उसके ऊपर हिंदी में उसका नाम देना ही पड़ेगा। इसलिए बाजारवाद के कारण भी हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और तमिलनाडु में तो मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। और जो हमारी सरकारी संस्थाओं के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को ये मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। मैं बता दूं, हमारे पास हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे विद्वान प्रोफेसर ज्ञानम जी हैं। उसके पहले 2-3
नाम हैं जो आए हैं, जो हमारे सभागार में हैं। केरल से डॉक्टर मिनी प्रिया हैं और डॉक्टर मोहनन जी हैं और सुनीता जाजोदिया जी हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग संक्षिप्त समय के में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और तैयार रहें। उसके पहले मैं हमारे बीच हैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं केरल से दिव्या रेजिन जी, अपनी बात रखें। सबको नमस्कार, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் वणक्कम। और पहले सभा में उपस्थित, मंच में उपस्थित सारे गुरुजनों को എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ। मैं अपनी पेपर में मैंने यही दिया था कि केरल में हिंदी शिक्षा साहित्य व्यापार वाणिज्य ये सब, लेकिन अब अच्युतन सर के बाद मुझे अब कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सर संक्षिप्त रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने केरल के हिंदी के बारे में प्रस्तुति अभी दी है। मैं आपसे अभी अपनी व्यक्तिगत अनुभव ही बांट सकते हैं आपके सामने कि मैं जब हिंदी पढ़ रही थी एमए डिग्री में यूजी केरल में ही, तो लोग मुझसे पूछते थे कि बहुत सारे लोग कि तुम्हें और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला था, तुम हिंदी क्यों पढ़ रही हैं। तो तब इतना आत्मविश्वास भी नहीं थी मुझ में कि मैं बोलूं कि हिंदी पढ़ के हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकती। लेकिन अभी वही लोग मुझसे कह रहे कि तुमने हिंदी चुना इसलिए तुम इंडिया भर घूम रही हो और तुम आराम से पूरे नॉर्थ इंडिया में मतलब सेमिनार हो, गोष्ठी हो, कहीं भी तुम जा सकती हो। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सबको पता है कि केरल में शिक्षा की बहुत महत्व है, और जैसे कि पहले बहुत सारे सर बताएं कि शिक्षा को लेकर केरल में कक्षा 5 से लेकर 10 तक हिंदी अनिवार्य विषय है। उसके बाद हायर सेकेंडरी में आपको मातृभाषा मलयालम और हिंदी उसमें ऐच्छिक रूप से आप चुन सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना है कि अगर हिंदी से प्रेम है किसी को, केरल के बच्चों को, तो प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ने का पूरी सुविधाएं केरल में उपलब्ध है। और उसके बाद भी एमए हो, चाहे एमए हो, एमफिल हो या पीएचडी हो, अब उसके बाद डीलिट भी हो। केरल के कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टीचर्स जो है हिंदी में डीलिट भी करके वहाँ पढ़ाते हैं। और जब मैं डिग्री कर रही थी तो मैंने सोचा ओके बहुत कम लोग होंगे जो डिग्री जिसके पास डिग्री हो, लेकिन मेरा डिग्री जैसे कंप्लीट हो गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिसके पास एमए है, ठीक है, एमए पढ़ना शुरू किया। जब एमए कंप्लीट किया तो पीएचडी वालों के अलावा किसी को देखा ही नहीं। फिर मैं अब पीएचडी कर रही हूँ तो देख रही हूँ प्रोफाइल केरल के टीचर्स के, केरल की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के टीचर, बहुत सारे लोगों के पास डीलिट है। अब मुझे और जाना पड़ेगा आगे कि हिंदी में डीलिट करूँ मैं। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है हिंदी को लेके। अब मैं जैसे सूफिया मैम से ये सेमिनार की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूं। असल में मैं थोड़ा दुख के साथ बता दूं कि केरल के हिंदी साहित्य को थोड़ा बहुत अंदर जाके मैंने अभी देखा है और मुझे पता चला कि श्री स्वाति तिरुनाल रामवर्मा तत्कालीन ट्रावनकोर के शासक थे। वो 1829 और 40 के बीच उन्होंने व्रज भाषा में कविता लिखी हैं। और ये जानकर ये बहुत आश्चर्य की बात थी मेरे लिए, क्योंकि व्रज भाषा जो है उत्तर भारत की भाषा रही और इतनी प्राचीन काल में यानी बहुत पहले केरल जैसे सुदूर देश में व्रज भाषा की भी जानकार थे। और इसके साथ मैं कह सकती हूँ कि 200 साल से केरल
हिंदी को भी अपने साथ मलयालम के साथ लेकर चल रहे हैं केरल के लोग। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अब मेरा व्यक्तिगत राय है, अगर केरल के लोगों को मलयालम मातृभाषा होने के बावजूद आजकल अपने सर्वाइवल के लिए हिंदी सीखना पड़ रहा है, क्योंकि असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बाकी केरल के अलावा बाकी अन्य देशों से इतने सारे लोग वहाँ अपने वाणिज्य के लिए, अपनी जीविका के लिए वहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ के लोग, केरल के लोगों को अपने अपने काम चलाने के लिए हिंदी भाषा अपनानी पड़ती या थोड़ी सीखनी पड़ रही है। और इसमें भी मैं अपनी एक व्यक्तिगत इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे पापा की दुकान है। आजकल मुझे पापा परेशान कर रहे हैं कि बेटा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बेटा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ अब ग्राहक है नॉर्थ इंडिया के या बाहर, केरल के बाहर के लोग, तो वहीं आके 5 केजी आटा, 10 केजी आटा जब मांगते हैं तो पापा को तो ये नहीं पता है, मतलब इतनी सारे केरल में चावल ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, और वहाँ अगर जाके 5 केजी आटा बोले तो हम लोग 1-1 केजी के पैकेट है 5 दे दूँ, यही पूछना पड़ रहा है। क्योंकि अब इसी आगमन के कारण हम लोग थोड़ा नॉर्थ इंडिया की तरह, मैं ये नहीं कहूँगी कि केरल से अलग हो जा रहे हैं या केरल संस्कृति से, लेकिन वहाँ एक मिक्सर कल्चर आपको दिखाई देंगे अब। और मैं बच्चों से या आप सबसे कहेंगे, आप अगर आप केरल घूमना चाह रहे हैं, इतना बिल्कुल चिंता ना करिए कि अब हमको मलयालम नहीं आता है, हम कैसे वहाँ भ्रमण करेंगे। आप अपनी मातृभाषा में, अपनी हिंदी में बात कर लीजिए, चाहे टूटी फूटी हो, आपको हिंदी में ही उत्तर मिलेगा, चाहे वो कितना अनपढ़ लोग हो, हिंदी आपको मिल जाएगा। बस इसके साथ मैं कुछ पंक्तियाँ सरला देवी जी की मैं इसके साथ बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं यही केरल की हिंदी साहित्य की हिस्ट्री जब देख रही थी तो मुझे ये पंक्तियाँ मेरे लिए थोड़ा अच्छा लगा। ओ मेरी प्रज्ञा मत अनुशासित कर मुझको, जीवन के सत्यबोध मुझको पुकारो मत, ओ मेरे देश काल मुझको निहारो मत, सुधियों के सागर में आज बहुत बहुत डूब जाने का मन है। ये बहुत जैसे 1950 उसी टाइम में लिखी हुई पंक्तियां हैं। मुझे गर्व भी है कि वहाँ की एक स्त्री लेखिका जो मलयालम मातृभाषी है, वो हिंदी में उस समय इस तरह की कविताएं लिखी हैं। और इसके साथ मैं सूफिया मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसे मैम ने कहा है, मैं भी वहाँ सुनने के लिए ही आई थी और मुझे ऐसे अवसर दिया मैम ने, इसीलिए सूफिया मैम को धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आभार। यह अनुभव काफ़ी दिलचस्प है कि लोग अब धीरे धीरे हिंदी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और किस तरह से हिंदी ज़रूरतों के द्वारा लोगों तक पहुंच रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस बीच जो 2-3 नाम है, मैं अध्यक्ष महोदय से विशेष आग्रह के तहत उन 2-3 लोगों को 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। मैं सुनीता जाजोदिया जी से आग्रह करता हूँ वो आए। समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की सारे लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अभी अध्यक्ष जी को सुनना है और हमारे पास इस सत्र के लिए समय समाप्त होने वाला है। प्रबुद्ध मंच और सभा को मेरा सादर नमन। मुझसे पहले मेरे अग्रज और सहोदरीगण यहाँ पे मौजूदों ने बहुत सारी बातें बताई तमिलनाडु के संदर्भ में, और मुझे खुशी है यहाँ आपके बीच में ये बताते हुए कि चेन्नई में मेरा जन्म हुआ। और हालांकि मैं वैसे तो ससुराल की तरफ से राजस्थानी और मायके की तरफ से दिल्ली हिंदी भाषी हैं, तो वहाँ जब मेरी बिटिया का रिश्ता किया तो वो कहते आप चेन्नई में रहते और क्या राजस्थानी रीत रिवाज आपको पता है? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि तमिलनाडु में रहते हुए ये संभव हो सका कि 2 संस्कृतियों को मैंने अच्छी तरह समझा और वो संस्कृतियाँ हमारे
खून में रच बस गई है और ये वहाँ की खास विशेषता। और आज हकीकत में भी, क्योंकि जैसा कि आदेश हुआ है, जो पक्ष छूट गया उसके ऊपर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान तमिलनाडु में आज इतना है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और वहाँ के शादी विवाह के अवसर पर मेहंदी संगीत, जो कि उत्तर भारत के प्रमुख रीति रिवाज है, वहाँ पे उनके शादी विवाह समारोह में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और जहाँ आप देखिए शॉपिंग करने के लिए सावकारपेट, जो कि उत्तर भारतीय खरीदारी का मुख्य स्थान है, वहीं पे सब आपको मिलेंगे शॉपिंग करते हुए। लहंगे खरीदते हैं, उस पर वर्क जो राजस्थानी जो कलाकारी का काम है, गोटे का और आदि आदि काम करवाते हैं। तो ये सांस्कृतिक विशेषता तमिलनाडु की विशेषता है। राजनीति से परे तमिलनाडु के आप घर घर में झांके तो हर घर के आंगन, चाहे वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, आपको अंतर पता नहीं चलेगा। हर घर के आंगन में कोलम होंगे और हर इस प्रकार शादी खान पान आप देखिए, इडली हर घर में मिलेगी। इडली के बिना हमारा मुख्य खान पान भी जो है चावल ही हो गया है और इडली के बिना हम तरसने लग जाते हैं। दक्षिण से बाहर निकलते ही हम पहले इडली खोजते हैं। एक दो दिन तो ठीक है, हम रोटी और पनीर वगैरह खा लेते हैं, किंतु उसके बाद हम इडली के लिए तरसने लग जाते हैं और इडली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके ही हमें तृप्ति मिलती है। तो ये इस प्रकार दक्षिण में रहते हुए, तमिलनाडु में रहते हुए खान पान और आचार विचार से इतना आदान प्रदान, संस्कृति देखिए, संगीत देखिए, नृत्य देखिए। आज उत्तर भारतीय घरों में भरतनाट्यम जैसे नृत्य करके, अरंगेट्रम जैसे मेरी बेटियों ने ये सीख के, ये नृत्य कला सीख कर अरंगेट्रम करके और आज वहाँ पे बिल्कुल बाकायदा अच्छे कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित है। तो ये तमिलनाडु में जन्म लेके वहाँ रहते हुए उस संस्कृति में घुल मिल जाने का ये शुभ परिणाम है और इसी के कारण यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तमिल भी जैसे भाषा एक तरह से एक वरदान भी है, जिसे बहुत कंपलसरी किया गया है तमिल पढ़ना। मैं वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे तमिल मेरे लिए बहुत ज़रूरी हुआ, किंतु उससे पहले जानते हुए भी और जानने को मौका मिला। तो और एक भाषा, हिंदी के साथ साथ और भाषा भी हमने सीखी। तो ये भी एक अच्छी बात है, जिसके कारण हमें वहाँ के साहित्य और हम चाहे जो भी राजनीति, तमिल न्यूज़ वगैरह आसानी से सुन के समझ सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान वहाँ पे, जिसके और कोई राजनेता बात नहीं करता। फिल्मों में आप देख लीजिए, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी द्विभाषीय फिल्में जो आती है, यही बताती है हिंदी और तमिल किस तरह आपस में घुले मिले हुए हैं, किंतु राजनीति के गलियारे जो है उन्हें अलग कर देते हैं, विरोधी आवाज़ें निकलती है। और क्या सोचिए, संसद में रहने वाले ये सांसद बिना हिंदी के उनका काम चलता है क्या संसद में? नहीं, वे हिंदी ज़रूर सीखते समझते हैं, किंतु लोगों को बरगलाने के लिए हिंदी विरोध का मुखौटा पहन लेते हैं। और मेरा मुख्य विषय था वैसे तो हिंदी, तमिलनाडु में हिंदी साहित्य सृजन, और हिंदी जैसे यहाँ पे विराजमान है बहुत से लोग। और स्कूल कॉलेजों की बात करें तो स्कूल कॉलेजों से यहाँ पे श्रावणी जी भी हैं और कॉलेज में पढ़ाने वाली कामकोटी रजिया जी हैं। वो जानते हैं कि कैसे हम कॉलेज में प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को हिंदी साहित्य लेखन के लिए विभिन्न स्पर्धाओं के द्वारा। किंतु आगे जाके कच्ची मिट्टी योजना है स्कूलों में, स्कूलों तक, किंतु आगे जाके कॉलेज के छात्र भटक जाते हैं क्योंकि हिंदी के लिए उन्हें कोई विशेष मौके नहीं है। हिंदी में इस प्रकार के साहित्यिक वातावरण का एकदम अभाव है, जिसके कारण योग्य साहित्यकार भी उच्च स्तरीय रचनाओं से वंचित रह जाते हैं। वहाँ पर कोई मेंटर जैसी कोई बात नहीं है, कोई गुरु नहीं मिलेंगे आपको साहित्यिक रचनाओं के लिए, किंतु अनुभूति जैसी कुछ काव्य रचनाएं, काव्य गोष्ठियाँ होती है, वहाँ पे कुछ आदान प्रदान हो जाता है, किंतु फिर भी बहुत मुश्किल है। वहाँ पे खुद अपने ही स्तर पर अपनी ही प्रेरणा से कार्य करते रहिए, तभी आप उच्च कोटि के स्तर पा सकते हैं। किंतु वैसे देखें तो बहुत बड़ा इतिहास है तमिलनाडु का, यहाँ मैं नहीं ले सकती, पूरी पढ़ नहीं सकती, किंतु फिर भी निष्कर्ष मैं यहाँ पे 2 मिनट समय लेके इसे ख़त्म करना चाहूँगी। और कुछ नाम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर बालशौरी रेड्डी, पन्नाला त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत सरस। नवगीत आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दक्षिण से उन्होंने जो आवाज़ उठाई और जो परचम लहराया है यहाँ पे नई कविता का, नवगीत का, इसके लिए उनका नाम बड़े ही सादर लिया जाता है। और यहाँ देखेंगे तो वर्तमान समय में भी अनेक विधाओं में रचनाएं की जा रही, जिनमें प्रमुख लेखक जैसे बालशौरी रेड्डी रहे, अभी दिवंगत हुई डॉक्टर मधु धवन, और वर्तमान लेखकों में आप देखेंगे तो ईश्वर करुण है, रमेश गुप्त नीरद है, कथाकार में प्रहलाद श्रीमाली और डॉक्टर सुनीता जाजोदिया। मैंने भी कुछ अपना स्थान बनाया, रचनाएं प्रकाशित हुई है कहानियों में। तो इस प्रकार आप तमिलनाडु में देखेंगे तो पिछले 5-6 दशक में बहुत हिंदी मातृभाषी और अहिंदी भाषियों ने भी यहाँ पे बहुत ही अपना योगदान दिया है, किंतु आवश्यकता है कि तमिलनाडु के हिंदी मौलिक लेखन के उचित मूल्यांकन की व स्तरीय लेखन को हिंदी की मुख्य धारा में सम्मिलित किए जाने की। इससे तमिलनाडु में हिंदी मौलिक सृजनात्मक लेखन अपेक्षित कोटि को पाते हुए तमिलनाडु में हिंदी के जरिए
भाषाई व भावात्मक एकता स्थापित कर सकेगा। यह सुअवसर देने के लिए सूफिया जी और संतोष जी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत आभार। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ भाषा ही नहीं है, वो संस्कृतियों को जोड़ती है। अगर हम भाषाई अपने अंदर कोई अंतर विरोध रखते हैं तो एक तरह से हम एक भौगोलिक कूपमंडूकता में रह जाते हैं। हम एक भौगोलिक सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते। जरूरी है कि एक ऐसी एक अंतर भाषाई कोई एक सेतु हो जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करे, और वो हिंदी के माध्यम से ही हो रहा है कि हम दक्षिण के सिर्फ साहित्य को हिंदी के माध्यम से नहीं पढ़ते, हम दक्षिण के पूरी संस्कृति और परंपरा को पढ़ते हैं और जानते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश होती है। जितने भी हिंदीतर प्रांत हैं उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृति है, और उस समृद्ध संस्कृति परंपरा को अगर वो हम तक किसी हमारे जानने वाली भाषा के माध्यम से हमारे बीच नहीं आती है तो निश्चित तौर पे हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित रह जाते हैं। हमारी संवादहीनता तक की स्थिति हो जाती है कि हम उनसे अपनी बात को कहना, संवाद करना तक संभव नहीं हो पाता है। तो हम एक दूसरे की संस्कृति परंपराओं तक जाते हैं, आपस में एक मेल जोल का पूरा एक संसार विकसित करते हैं, और फिर वो भारत की जो एक अखंड स्वरूप है निश्चित तौर पर इसमें वो परिपक्व और पूर्ण होता है। मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर मिनी प्रिया को। डॉक्टर मिनी प्रिया है क्या? मेरा आग्रह रहेगा वो 2-3 मिनट में अपनी बात रख के बात समाप्त करेंगी। इसके बाद डॉक्टर मोहनन और लता जी तैयार रहेंगी और सिर्फ 2-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मंच पर आसीन विद्वजन दोस्तों, अभी मुझे 2-3 मिनट ही दिया गया है। मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे पूरे 5 मिनट चाहिए और मैं पूरे 5 मिनट में ख़त्म करूँगी ही। क्योंकि 2-3 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा विषय है पर्यावरण और अनुवाद। प्रकृति को जानने का मतलब अपरिमित अनुवाद को जानना है। भाषा से परे प्रकृति, सांस्कृतिक अनुभव और आस्वादन से समेटी हुई कविताएं मलयालम भाषा के धरोहर हैं। एम.आर. रेणुकुमार के विषफल, जिसका मलयालम टाइटल है विषकाया, की कविताओं का अनुवाद हिंदी में करने पर स्रोत व लक्ष्य भाषाओं से बढ़कर इकोलॉजिकल ट्रांसलेशन की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत अनुवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ही ट्रांसलेशन की बात अब हम करें तो नारियल की लकड़ी से बना पुल, बेली पत्तल, नारियल के पत्तों से बना हुआ गेंद, नारियल के पत्तों की हरी छाँव, और इस प्रकार के नामों को अगर हम उस टाइटल में रखें तो इसका अनुवाद कैसे हिंदी में किया जा सकता है। इसे इन नामों के पत्ते से रगड़कर चिकना किया हुआ स्लेट, आम के पेड़ से चिड़ियों का घोंसला नीचे गिरना, अनानास फूलों के गंध जैसा, केले के पेड़ जैसे पत्तों वाले पौधे के फूल, दूध लेने का बर्तन, मछली पकड़ने के लिए सुई धागे का इस्तेमाल करना, गरीब की ज़मीन पर एक प्रकार के पौधे को काटना आदि लक्ष्य भाषा पर पहुंचने पर बोली से अधिक मिट्टी का अनुवाद करने का दायित्व अनुवादक पर आ जाता है। जंगल का हाथी पानी की मछली नहीं है, ऐसा कहने पर एस जोसेफ की कविताओं में नगर के हाथी के भीतर का जंगल का एहसास होता है। लक्ष्य भाषा पर पहुंचने पर नाले की मछली से बने व्यंजन का रस, हाथी और उसके माथे पर किए जाने वाले अलंकार जिसे नेट्टिपट्टम कहते हैं, आदि बातें जिन आचार विश्वासों का प्रतिनिधान करती हैं, उनका ट्रांसफरेंस विनष्ट होने वाले सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंबन होने के साथ साथ उनको वापस पकड़ने का प्रयास भी बन जाता है। कविता में पर्यावरण नॉन ह्यूमन अदर बनकर जब वेश बदलता है,
अनुवादक को इंटेलेक्चुअल आर्कियोलॉजी या डीप इकोलॉजी के तहत भी यात्रा करनी पड़ती है। नाली पर उखड़े पड़े मछली वाले के मृत शरीर और उसके सिर के ऊपर से बहने वाली नदी के अनानास के कांटों को विस्मृति में धकेलते हुए वह जगह मुर्गी की दुकान, सीमेंट पोता हुआ वर्कशॉप, मिट्टी डालकर चपटा किया हुआ खेत आदि दलित व शोषित के स्वत्व संघर्ष की कथाएं भी गढ़ती हैं, जो देशों की सीमाओं को लांघकर एथनो पॉलिटिक्स पर जागरूक होने की आवश्यकता अनुवादक पर उसकी जिम्मेदारी थोप देती हैं। मालिक के घर कुएं से बाल्टी में भरा हुआ पानी, नहरों से ताड़ के पत्तों में भरकर लाने वाले पानी, सांझ को थाड़ी से बने जाने वाले व्यंजन और ताड़ी पीने वाले बापू, जिसे चाचन कहते हैं मलयालम में, आदि टेक्नोलॉजिकल एरिया से बढ़कर और कहीं ज़्यादा ऊपर उड़कर इकोलॉजिकल एरिया पर आ जाते हैं। एस जोसेफ की कविताओं में पाए जाने वाले नन्हें द्वीप समूह हैं इस प्रकार के लोग। रेणु कुमार की कविताओं में पाए जाने वाले सूखे अदरक से बनाई गई कॉफ़ी के गर्माहट और तीखेपन की उमड़, कप्पा करी जिसे टैपियोका की एक प्रकार की करी है, और मंजपिरा यानी मछली से बनाने वाले व्यंजन हैं कि जो पीलेपन और भुनी हुई काली मछली का खाल, हरे बोतल के ताड़ी का गंध आदि रेटोरिकल जुबिलेशन से बढ़कर प्रांतीय तत्वों के मसाले भी उसके साथ समेटकर पॉलिटिकल स्पेसेस बन जाते हैं। लक्ष्य भाषा में के समान प्रांतीय तत्वों को पाने का क्लिष्ट लेकिन रसात्मक दायित्व एक प्रकार का कल्चरल इंटरवेंशन भी है। भाषा का स्वभाव, अर्थ, तल, बोली जाने वाली अनजाने में संरक्षित और सुरक्षित विश्वास कभी कभार शिथिल भी होने की अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो आचार, बोलने के स्थान पर मौन आदि बातों पर गौर करने पर अनुवाद के लिए ज़रूरी जियोफिजिकल पोजीशंस भी अख्तियार करना पड़ता है। प्रदेश केवल एक जगह में सिमटने के बजाय नॉन नेशनल में रूपांतरित होने पर ही इस प्रकार की कविताओं की आवश्यकता और अहमियत बढ़ती है। काटने वाली तितलियों और मेंढक के बच्चे अक्सर एक मिनिमलिस्ट लैंग्वेज की सीमाओं को लांघती हैं। भाषा जब प्रकृति की ओर खुलती है तब ज्ञान अनुभव के तल पर पहुंचने का प्रयास करता है। मानुषिक और अमानुषिक संस्कार केवल भाषा और साहित्य को ही नहीं बल्कि प्रकृति और इतिहास को भी अपने में समावेश करती हैं। रेणु कुमार की कविता के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ये कविता सुनने की चाहत रखने वाली धरती इसी तत्व को आत्मसात करती है, क्योंकि हम कभी भी धरती को नहीं सुनते, मिट्टी को सुने बिना हम अनुवाद को पढ़ते हैं। इसी पर ये कविता बोलती है, मृत्यु के बाद ही सब धरती को सुनने लगते हैं, सिर्फ कान ही नहीं पूरा तन उसके साथ चिपक कर, तब इस बात का एहसास होगा कि धरती को पहले ही सुनना था। धन्यवाद।